दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इन प्रश्नों का लेवल आयोग द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर का है और इसमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य ही मिलेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे और प्रश्नों की व्याख्या के क्रम में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष फोकस करेंगे जो आपके तैयारी और मूल्यांकन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। पहला प्रश्न देखिए, भारत के भूगोल से संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा तथा कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। ये भी सही है। कर्क रेखा 8 राज्यों और मानक समय की यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा भी गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी आपका असत्य है। दोस्तों भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में विस्तारित है। और यहाँ पर कथन जो दे दिया है कि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाफरान या देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है क्या, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है करेवा, रेगुर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए करेवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों करेवा जो है हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है और ये जाफरान या देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मिलेट्स यानी मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहा जाता है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता या एक्सीलेंस सेंटर में से कौन सा सही है। बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार के लिए भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु या फिर उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। दोस्तों आप जान लीजिए मिलेट्स, इसको श्री अन्न या न्यूट्री अनाज भी कहा जाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार के लिए भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद और अन्य छोटे मिलेट के लिए बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अदरक प्रकंद, अदरक में प्रकंद ये आपका सही सुमेलित है। अलसी रबी की फसल है, बिल्कुल सही है। गेहूं फ्लेरिस माइनर सही है और चना नीलम ये आपका सही नहीं है। दोस्तों कैसे, तो आप जान लीजिए अदरक का जो तना होता है वो प्रकंद होता है। अलसी रबी की फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं। फ्लेरिस माइनर गेहूं का खरपतवार है, जबकि नीलम जो है ये चना की नहीं बल्कि आम यानी मैंगो की प्रजाति है। तो ये ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तुरामडीह, दोमाईसाइत और गोगी ये जगहें हैं। देखिए तुरामडीह, दोमाईसाइत और गोगी, तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। सही उत्तर यूरेनियम, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है जो यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। दोमाईसाइत ये आप जान लीजिए मेघालय राज्य में स्थित है।
मेघालय में स्थित है, और गोगी जो है कर्नाटक में। ये सभी यूरेनियम खनन केंद्र के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा लंबापुर तेलंगाना में स्थित है, ये भी यूरेनियम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, ये आपका सही सुमेलित है। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर सही नहीं है। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी सही है। और राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो ये अजमेर में नहीं बल्कि याद रखिएगा बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो अजमेर में नहीं बल्कि बंगलुरु में है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान भी ये बंगलुरु में हैं। अजमेर के लिए याद रखिएगा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आसान सा है, शांति का सागर। दोस्तों शांति का सागर किस ग्रह या उपग्रह पर है? तो सही उत्तर चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों आप जान लीजिए चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र को लैटिन भाषा में मेयर कहा जाता है, इसका अर्थ सागर होता है। और चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेयर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, जिसे शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। लायर घाटी फ्रांस में है, सही है। लायर घाटी फ्रांस में स्थित है। चितवन घाटी नेपाल में है। सेक्रेड घाटी इंडोनेशिया, ये सही नहीं है। और बोलगन घाटी ऑस्ट्रेलिया में सही सुमेलित है। तो देखिए सेक्रेड घाटी कहाँ पर है दोस्तों? सेक्रेड घाटी याद रखिएगा पेरू में है। पेरू में सेक्रेड घाटी है, न कि इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है ये याद रखिएगा बादा घाटी इंडोनेशिया में है। सेक्रेड घाटी इंडोनेशिया में नहीं बल्कि पेरू में है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर आपको इन सागरों का सही क्रम बताना है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम, सबसे पूर्व में अरल सागर है, उसके बाद उसके पश्चिम में कैस्पियन सागर, फिर काला सागर और भूमध्य सागर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए अरल, कैस्पियन, काला, भूमध्य। तो ये सागरों का पूरब से पश्चिम सही क्रम हो जाएगा। दोस्तों कैस्पियन सागर जो है आप जानते हैं कि आंतरिक जलीय क्षेत्र या झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है वो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रोगुन तथा नुरेक बांध स्थित है कहाँ पर? याद रखिएगा रोगुन और नुरेक बांध कहाँ पर स्थित हैं? तो सही उत्तर ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए। दोस्तों रोगुन को विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है और मैनुएल मोरेनो टोरेस मैक्सिको में, इंगुरी जॉर्जिया में और बख्तियारी जो है ये ईरान में स्थित है। तो रोगुन और नुरेक बांध ये ताजिकिस्तान में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चेल्याबिंस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग, तो ये आपका सही सुमेलित है। ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग सही है। ओसाका कांच निर्माण उद्योग ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ओसाका जो है आप जान लीजिए ये जापान का शहर है जो कि सूती वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। और नागोया सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग, तो ये सही है। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ओसाका ये कांच निर्माण उद्योग नहीं बल्कि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। कांच निर्माण उद्योग वेनिस के इटली में विस्तृत है।
एक प्रश्न है, भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, मुंबई में। दोस्तों, एग्जिम बैंक क्या है? तो इंडिया एग्जिम बैंक या भारत का एक विशेष वित्तीय संस्थान है। इस बैंक का प्राथमिक कार्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषण करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है। और इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में, इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के बजट 2023-24 का आकार कितना है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 45,03,097 करोड़। यहाँ पर देखिए 45,03,097 करोड़ भारत के बजट 2023-24 का आकार है। दोस्तों, आप जान लीजिए 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए जो प्रस्तुत अनुमानित बजट का आकार है ये है 45,03,097 करोड़। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना है। आसान सा प्रश्न है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो वस्तु और सेवा से जुड़े मुद्दों के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार को सिफारिशों के लिए जिम्मेदार है। और ये काउंसिल केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगर बैंक रेट या बैंक दर कम कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बाजार में अधिक तरलता यानी लिक्विडिटी होगी। दोस्तों, बैंक दर वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय पत्र या अन्य वाणिज्यिक पत्र खरीदता है या उनकी पुनर्भुनाई करता है। रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने से बाजार में अधिक तरलता या कैश फ्लो अधिक होगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011-12 जो है बेस ईयर या आधार वर्ष के रूप में माना गया है जीडीपी के आकलन के लिए। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में माना गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, पहला है पीएम जन आरोग्य अभियान। तो पीएम जन आरोग्य अभियान दोस्तों 2018 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। समेकित बाल विकास योजनाएं या इंटीग्रेटेड आईसीडीएस दोस्तों ये 1975 में शुरू किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम ये 2005 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007 में नहीं शुरू किया गया था, ये 2015 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। 2007 इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। पहला है, भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही है। और ऋग्वैदिक काल की दृशद्वती नदी का आधुनिक नाम गंडक है, तो ये सही नहीं है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता मधुत छामदा तथा मेघातिथि थे, सही है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल की दृशद्वती नदी का आधुनिक नाम घग्घर है और गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में सदा नीरा कहते थे। गंडक को सदा नीरा कहा जाता था, आपने पढ़ा है। और द्विशदती ये घग्घर नदी का नाम द्विशदती था।
अन्य जो कथन आपके दिए गए हैं वो सही है, अच्छे से इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों में से किसका निर्वाण स्थल चंपापुरी था, आपको बताना है। ऑप्शन है नेमिनाथ, ऋषभनाथ, वासुपूज्य या महावीर स्वामी। तो सही उत्तर वासुपूज्य, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म स्थान तथा निर्वाण स्थान दोनों चंपापुरी था और इनका प्रतीक चिन्ह महिष है। चंपापुरी कहाँ पर है, तो ये चंपापुरी बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के किस अभिलेख की लिपि जो है वो खरोष्ठी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्ठी लिपि है। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी मानसेहरा जो अभिलेख है इसकी लिपि खरोष्ठी है। दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है। तो गुप्तकालीन ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल सही है। और इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के वर्तमान ललितपुर जिले में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है और इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति नर नारायण तपस्या के आकार में है। अगला प्रश्न जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कि कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, बिल्कुल सही है। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था, सही है। स्वरोचित संभव और आमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की रचनाएं हैं, ये आपका सही नहीं है। तो कौन कौन 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वरोचित संभव और मनुचरित के रचनाकार अलसानी पेडन्ना थे जो कृष्णदेव राय के राजकवि थे। आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। यहाँ पर स्वरोचित संभव जो है ये दोस्तों अलसानी पेडन्ना की कृति है। आमुक्त माल्यद के रचनाकार कृष्णदेव राय हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन आपके सही हैं, कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, बिल्कुल सही है। राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे, सही है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। और थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला था, तो ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तो आप जान लीजिए। थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सबसे पहले सूरत पहुंचा था और ये फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि जयपुर में मिला था जहांगीर से पहली बार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खां ने की थी, आपको बताना है। राणा सांगा, हेमू, अधम खां या अतग खां की। तो सही उत्तर है हेमू की, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है, इसकी हत्या बैरम खां ने की थी। अधम खां की हत्या स्वयं अकबर ने की थी और अधम खां माहम अनगा का पुत्र था। अगला प्रश्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
देखिए, चौरी चौरा कांड 1922 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चौरी चौरा कांड 1922 सही सुमेलित है, 4 फरवरी 1922 की घटना है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1889, ये आपका गलत है। और बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 सही है। दक्कन किसान विद्रोह दोस्तों 1889 में नहीं बल्कि याद रखिएगा 1875 में हुआ था। और अन्य जो विकल्प हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1904 में। देखिए, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है योग्य विद्यार्थियों को विज्ञान पर आधारित उद्योगों का अध्ययन करने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान भेजना था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसके संस्थापकों में से एक कौन थे? एच.एन. कुंजरू, श्री राम वाजपेयी, रघुनाथ राव या नारायण मल्हार राव जोशी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रघुनाथ राव, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब मंजूरी प्राप्त हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों फरवरी 2003 में, ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि फरवरी 2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दी गई। और इसका उद्देश्य प्रदेश में नए शूटिंग स्थलों का विकास करना, फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें उत्तर प्रदेश के नृत्य और क्षेत्र का मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा जो युग्म है वो आपका सुमेलित नहीं है? कार्तिक गीत नृत्य ये बुंदेलखंड में प्रचलित है, सही है। कर्मा नृत्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, सही है। नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सही है। राई नृत्य जौनपुर ये आपका सही सुमेलित युग्म नहीं है। क्यों? क्योंकि राई नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसमें वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। तो राई नृत्य ये जो है याद रखिएगा ये बुंदेलखंड में प्रचलित है, न कि जौनपुर में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर दोस्तों गंडक परियोजना। गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और दोस्तों इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। एक प्रश्न और है, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि भारत की नदियों में से कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है माही नदी, ऑप्शन ए। दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये आपका गलत है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, सही हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो उत्तरी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई ये गलत हो जाएगा। और आप जान लीजिए पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलायड या प्रोटो ऑस्ट्रेलायड? तो सही उत्तर है दोस्तों मंगोलायड, ऑप्शन सी। देखिए कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार या तुंगभद्रा? तो सही उत्तर है पेन्नार नदी, ऑप्शन सी। दोस्तों दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या जिसको कैनियन कहा जाता है, ये पेन्नार नदी से निर्मित है। याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों गंडीकोटा को भारत का ग्रैंड कैनियन या ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है समानांतर फसल का एक उदाहरण है क्या? आलू धान, गेहूं सरसों, कपास गेहूं या ज्वार आलू? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं सरसों, ऑप्शन बी। ये कृषि खंड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समानांतर फसल के अंतर्गत दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें शामिल होती हैं। इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है और दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। इनमें गेहूं और सरसों समानांतर फसलों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 3 जो विकल्प हैं इनके आधार पर कोटों के आधार पर आपको सही उत्तर का जो है चयन करना है। कैम्बे बेसिन या खंभात की खाड़ी, कावेरी बेसिन और केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो ये तीनों ही क्षेत्र जो हैं इनमें शैल गैस के संसाधन या भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि शैल गैस के भंडार का अनुमान कैम्बे, गंगा घाटी, असम और असम अराकान, कृष्णा गोदावरी घाटी और कावेरी घाटी में पाए जाते हैं। तो शैल गैस के संसाधन इन तीनों में ही संभावित हैं और पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 4 कथन आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये करेंट अफेयर से संबंधित है, करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो 4 प्रश्नों में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है, सही है। बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, सही नहीं है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, सही है। और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पाकिस्तान के अरशद नजीम ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, न कि बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं कि इसका आयोजन चीन में हुआ था और भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता है। तो करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर दोनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन चीन के चेंगदू शहर में हुआ। ये खेल 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। 2019 में इसका आयोजन कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था और भारत इस खेल में 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 26 पदक प्राप्त करके 7वें स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए ज्वालामुखी और देश का मिलान करना है। माउंट रेनर या माउंट रेनियर ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना आप जानते हैं इटली में है। माउंट पैरकुटिन ये आपका मैक्सिको में स्थित ज्वालामुखी है और माउंट एपो फिलीपींस में है। 4, 1, 2, 3 यहाँ पर देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित देशों में किसके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो याद रखिएगा, इजराइल जो है पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय देश है। और आप जान लीजिए कि इसकी जो सीमा है, पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से और दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ये इजराइल के पड़ोसी देश हैं और इनकी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र यहाँ से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ये मैप आधारित क्वेश्चन है, इसको आप जान लीजिए कि पूरब से पश्चिम जो है ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर ये अमेरिका की बृहद झीलों का पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। मानसूनी वनों में कौन कौन से वृक्ष सागौन और साखू आते हैं? विषुवतरेखी वनों में महोगनी और रोजवुड आते हैं। भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा और जैतून तथा कोड़धारी वनों में चीड़ और फर आते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये वन और उनके वृक्षों का मिलान करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 जीव आपके दिए गए हैं, एगैरिकस, नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा। इसमें से कौन सा जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त होते हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर नॉस्टॉक, केवल 2 याद रखिएगा कि दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम और नील हरी शैवाल का प्रयोग होता है। और इसमें नील हरी शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस, नॉस्टॉक या एनाबेना या टालीपोथ्रिक्स या ओलोसिरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। 4 कथन आपके हैं, इनमें से एक कथन गलत है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट तथा पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया, गलत है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में, क्योंकि दोस्तों 69वें फिल्म पुरस्कारों में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है संयुक्त रूप से। तो अन्य जो विकल्प हैं आपके सही हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण पारिस्थितिकी से। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी वन नीति, पर्यावरण नीति, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति सभी चारों ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष रूप से वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN रेड लिस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी।
अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ब्लू कार्बन क्या है? आपको बताना है ब्लू कार्बन क्या है। तो सही उत्तर बिना विकल्प देखे आप बताइए। ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला कार्बन है। दोस्तों महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सीवीड, प्लैंक्टन और मैंग्रोव आदि कार्बन ग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापाड़ी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? बताना है भारत के किस क्षेत्र में ये तीनों ही वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, सदाबाड़ी वन और पर्णपाती वन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापाड़ी वन और पर्णपाती वन तीनों ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो सही उत्तर 1992 यानी 1992 में। दोस्तों राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य है? तो पाखुई वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और ये क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र सितंबर-अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा है। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? याद रखिएगा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। तो सही उत्तर है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवादित क्षेत्र है। दोस्तों नागोर्नो काराबाख क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित है और यहाँ से भारी संख्या में शरणार्थी आर्मेनिया पलायन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन बी। दोस्तों इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। अगला प्रश्न है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? आपको बताना है हवा में तैरने वाले श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो सही उत्तर है 5 माइक्रोन से कम। ऑप्शन डी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर है यमुना एक्शन प्लान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 1993 में प्रारंभ किया गया था और गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में प्रारंभ हुआ था। यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया था। तो याद रखिएगा 1993 में यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास से है। चौखंडी स्तूप जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे वो कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर वाराणसी में। दोस्तों चौखंडी स्तूप याद रखिएगा। देखिए चौखंडी स्तूप वाराणसी जिले के सारनाथ में है और ये स्तूप मूल रूप से गुप्त काल में उस स्थान पर बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध सबसे पहले अपने शिष्यों से मिले थे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए राज्य में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है। राज्य में कुल प्रजनन दर को 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य रखा गया है। सही है। औसत जीवन प्रत्याशा को 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य है।
ये गलत है। और मातृ मृत्यु दर को 2030 में 98 तक लाना है, ये सही है। ये चारों ही कथन बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के तहत 2030 तक औसत जीवन प्रत्याशा ये 69 वर्ष करने का लक्ष्य है। 2026 तक इसे 66 वर्ष करने का लक्ष्य है। और मातृ मृत्यु दर को 1 लाख प्रति जीवित जन्म दर को 2026 तक 150 और 2030 तक 98 तक लागू करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम या न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम ये उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं। दोस्तों आप जान लीजिए वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? मानवाधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरणीय समर्थनीयता या शून्य भूखमरी। तो सही उत्तर मानवाधिकार हो जाएगा। दोस्तों देखिए सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं और इसके उपलक्ष्य 169 हैं। इसे वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में अनुमोदित किया गया था। मानवाधिकार का मुद्दा 17 सतत विकास लक्ष्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों पर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो वेटलैंड या आर्द्रभूमि। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, आप जान लीजिए। दोस्तों वर्ष 1971 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था और दोस्तों भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। एक प्रश्न सामान्य विज्ञान से कि बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स या अवयव क्या हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस जो है बायोगैस में होती है। याद रखिएगा बायोगैस जो है अवायवीय पाचन या जैविक पदार्थ के किण्वन से उत्पन्न होने वाली गैस है। इसमें मीथेन यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सल्फर के यौगिक अम्ल वर्षा करने में सहायक हैं। नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस सही नहीं है। हाइड्रोकार्बन से कैंसर और SPM से कम दृश्यता ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए पर्याप्त पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन के जोखिम शामिल हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुसंधान परिषद और विभाग और उनकी स्थापना। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आप देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना ये 1911 में हुई थी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 1985 में गठित हुआ था। 3 4 2 1। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प 3 4 2 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। जनसंख्या सिद्धांत और सिद्धांतकारों का मिलान आपको करना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए सामाजिक कोशिकीयता सिद्धांत ड्यूमोंट के द्वारा प्रतिपादित किया गया, सही है।
प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर के द्वारा सही है। आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, ये सही नहीं है। और आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जनसंख्या का आहार सिद्धांत थॉमस डबलडे, देखिए आहार सिद्धांत जो है डबलडे, थॉमस डबलडे के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, न कि हेनरी जॉर्ज के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। निम्नलिखित समितियों और आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति और सरकारिया आयोग। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी समितियां मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं। तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति, केवल 1 और 2 ऑप्शन बी। आप जान लीजिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित हुई थी और 1976 में मूल कर्तव्यों के संबंध में इसने सिफारिशें दी थी। और आप जान लीजिए कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति जुलाई 1998 में कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए विद्यमान कानूनी प्रावधानों की पहचान के लिए गठित किया गया था। जबकि सरकारिया आयोग के बारे में आप जानते हैं, ये केंद्र राज्य संबंधों पर समीक्षा के लिए गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, बिल्कुल सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। 79वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता, गलत है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 79वां संविधान संशोधन है ये 1999 का है। ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और भारत बांग्लादेश के बीच जो भू समझौता है ये 100वां संविधान संशोधन था, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। दिए गए कोट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए 2 कथन आपके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में हुआ है, सही है। और इस वर्ष की समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया है और 5 स्थलों के विस्तार को मंजूरी दिया है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। देखिए, वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों, वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 45वें सत्र में कुल 42 नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत के 2 स्थल शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह को इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हैदराबाद में। याद रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है 2023 में। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 14। दोस्तों अनुच्छेद 14 समानता या बराबरी के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36, ये अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 74 का संबंध ये मंत्रिपरिषद से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। और अनुच्छेद 368 ये आपका संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो 3, 4, 2 और 1 यहाँ पर विकल्प देखते हैं। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो याद रखिएगा 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें जो सरकार होती है, देखिए सरकार संसद के प्रति या जो कार्यपालिका होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय शासन व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। तो आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर उसका निर्वाचन होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत का राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है परोक्षतः या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके साथ ही भारत में गणतंत्र को अपनाया गया है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार कर दिया है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेकिन सामान्य अध्ययन में पूछा जा सकता है। सही उत्तर हर्बर्ट साइमन ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए इनकी जो है आलोचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और यह एक मूल अधिकार नहीं, बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 300 को कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों अनुच्छेद 301 आप जान लीजिए कि ये व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। और 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया है, मूल अधिकारों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। और संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। दूसरा कथन आपका सही है। और 44वां संशोधन ये कांग्रेस सरकार के समय में नहीं बल्कि जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। याद रखिएगा, कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अधिकारों में से, अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो सही उत्तर है आर्टिकल 51।
दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इसका सही उत्तर दे देंगे। राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के हिस्सा तो होते हैं, लेकिन महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा जो है भाग लेती हैं, विधानसभाएं नहीं। निर्वाचन में तो हैं लेकिन महाभियोग में जो विधानसभाएं हैं वो शामिल नहीं होती हैं। राज्यों की विधान परिषदें तो निर्वाचन में शामिल ही नहीं होती हैं राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान से किस हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और इनका उपन्यास है पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है पागल खाना, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे क्या किया जा सकता है। सही उत्तर है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित होता है और अनुच्छेद 110 में शामिल कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है, क्योंकि ये जो है धन विधेयक से भिन्न है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अधिनियम और वर्ष। देखिए, अधिनियम और वर्ष का सुमेलन करना है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सही है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 सही है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कब है दोस्तों? ये अधिनियम 1911 में लाया गया था, न कि 1908 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, लेकिन यदि जितनी बार ऐसे किसी संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित होता है, उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जो है प्रवृत्त नहीं रहता है और 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। तो अनुच्छेद 249 में जो खंड 1 के तहत पारित प्रस्ताव है वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। अब आइए मानसिक अभियोग्यता और रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं, क्योंकि आरओ परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में मिक्सचर को 117 के रूप में और फ्लावर को 85 के रूप में कोटबद्ध किया गया है, तो मर्जर को किस रूप में कोटबद्ध किया जाएगा? तो आसान है, मिक्सचर में आप पहले ABCD कर लीजिएगा। जब सवाल प्रश्न पत्र आएगा ABCD, उसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिएगा। तो मिक्सचर में M 13, I 9, उसके अलावा X जो है 24, T 20 और U 21, इसके अलावा R 18 और E 5 पे आएगा तो 110 आ जाएगा। तो इसमें 110 और 17 कैसे हो गया? 110 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 110 और 7 117। तो फ्लावर को इसी तरह 85 लिखा गया है, तो 79 पहले इनका मीनिंग होगा और 6 इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 85। मर्जर को आप जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 और इसमें 6 अक्षर और जोड़ दिए जाएंगे तो 66 6 72, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 10 और 50 के मध्य जो संख्याएं हैं जिनके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हैं 11, 22, 33 और 44। तो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो 11, और 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 121। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। तो कैसे हल करेंगे, तो आप जान लीजिए कि इसको विकल्प के आसानी से विकल्प से आप कर लीजिए। इसमें 589 में जब आप 13 से भाग देंगे तो 13 चौका 52 और 6 बचा, फिर 13 बचे 65, तो 4 शेष बच जाएगा। इसको जब 17 से भाग देंगे तो 17 तियाँ 51 और 17 चौका 68, बच गया 11। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। विकल्प से भी आप इसको हल कर सकते हैं, कोई फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 55, 63, उसके बाद लुप्त हो गया, फिर 343, 855 और 1855। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 55 और 63, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो लुप्त संख्या है ये क्या हो जाएगी, 55, 5 और 8, 55 में 8, 55 और 8 63 हो रहा है। यहाँ से जब आप ले चलेंगे 55 और 8 63 हो रहा है, तो ये 63 जो है 2 का क्यूब है। उसके बाद 63 के बाद 127 आ जाएगा, और इसके बीच में 63 और 127 कैसे आएगा, तो 63 और 127 में 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौका 64, 63 और 64 127 आ जाएगा। 64 के बाद 6 का वर्ग आ जाएगा, 64 के बाद 6 का घन जो है 6 छक्के 36, छक्का जो है आप जोड़ेंगे 343 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 127 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। LAT, NDR, PGP, उसके बाद लुप्त अक्षर, फिर TML हो गया है। तो कैसे करेंगे, L में 2 जोड़े हैं, A में 3 और फिर T से 2 घट गया है। क्रम कैसे है, L में 2 जोड़ेंगे LMN, तो LMN 2 जोड़ने पर ABCD 3 जोड़ दिए, और RST, तो यहाँ पे 2 माइनस, 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे और 2 माइनस करेंगे। तो इसी तरह से जब हम P में 2 जोड़ेंगे तो आप देखिए PQR हो गया, और G में 3 जोड़ेंगे तो GHIJ हो गया, और P के 2 अक्षर पहले वाला क्या हो जाएगा, NOP, तो RJN हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करिए जो दी हुई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर T, फिर गैप है VW, फिर गैप है U, फिर गैप ऐसे करके है। तो इसको सोचिए कैसे आप इसको सही करेंगे। तो यहाँ पर T के बाद U कर दीजिए, TUV, W के बाद क्या भरेंगे, TUVW हो जाएगा। उसके बाद आप भरेंगे U के पहले TUVW यहाँ पे, फिर यहाँ पर T भर दीजिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर UTVT ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसे LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है।
तो बिल्कुल सही है। LVM-3 रॉकेट की ये चौथी परिचालन उड़ान थी, सही है। अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये सही नहीं है। और चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर सी जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। और भारत से पूर्व अमेरिका, रूस और चीन जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं, लेकिन इन देशों में किसी ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्र मिशन नहीं भेजा है। तो ये आपका ऑप्शन जो सी है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो आप अगर इसकी गणना करेंगे तो देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आप देखिए कैसे आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या अगर जो आप देखें तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ पर एक वर्ग बीच में, 2 वर्ग, फिर 3 वर्ग, यहाँ पर 4 वर्ग, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से अगर जो आप जोड़ेंगे तो वर्गों की अभिष्ट संख्या जो है इसका फार्मूला है, देखिए यहाँ पर देखिए वर्गों की अभिष्ट संख्या 1 2 3 1 2 3। तो जितने वर्ग हैं 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर ऐसे करके जब हम वर्गों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, यहाँ पर आप देखिए ये हम निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 14 हो जाएगा। 14 आपका जो है सही उत्तर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 18 14 और फिर दी गई प्रश्नाकृति में जो है, तो जब हम 14 और 4 और जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर वर्ग जो है जोड़ रहा है इस तरह से, तो ये सभी हैं, थोड़ा सा डार्क नहीं है, तो उसको 14 और 1 2 3 4 वर्ग और तो 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजना ने एक महिला से कहा, देखिए रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? तो देखिए आप देखेंगे कि पीयूष रंजना का भतीजा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजू पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलता है, फिर बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जो नॉर्थ साउथ आप कर लेंगे तो कोई शुरुआती बिंदु है प्रारंभिक स्थल से 6 किलोमीटर वो साइकिल चलाता है, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यहाँ से 6 किलोमीटर साइकिल चलाएगा पूर्व दिशा में, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, दाएं 8 किलोमीटर यहाँ पे चला लेता है, उसके बाद 16 किलोमीटर फिर बाएं मुड़कर चलता है। तो वो शुरुआती बिंदु से जो है कितने किलोमीटर पे है, तो आप जान लीजिए शुरुआती बिंदु से उसके मूल बिंदु तक जब हम, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में, क्योंकि यहाँ पर पूर्व है यहाँ पर दक्षिण है, तो ये शुरुआती बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा में ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक साड़ी दी गई है, इसमें से लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो 13 6 75, 15 8 यहाँ पर लुप्त संख्या और 18 4 70। तो लुप्त संख्या यहाँ पर कैसे आप निकालेंगे, तो 13 गुणे 6, देखिए 13 6 78, 78, 13 गुणे 6 माइनस 3 75 हो जाएगा। 18 गुणे 4, 18 गुणे 4 माइनस 4/2, यानी 18 3 54, 18 4 72 में से 4/2 2 निकालेंगे 70 हो जाएगा। तो 15, तो इसमें 15 गुणे 8 और माइनस 8/2, 15/120 में से 4 गया 116। तो ऐसे थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, आप इनको सही सही हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, युवा।
तो सही क्रम आपका हो जाएगा, पहले शिशु होगा यानी 2 होगा, फिर बच्चा 3 हो जाएगा, फिर वो विद्यालय जाएगा 4 हो जाएगा, फिर युवा होगा 5 हो जाएगा, फिर वो महाविद्यालय जाएगा 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी कोड वाली 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक ए की कीमत पुस्तक बी की कीमत से दोगुनी और पुस्तक सी की कीमत 1/3 है। पुस्तक सी की कीमत की 1/3 है। यदि पुस्तक सी की कीमत 84 रुपये है तो पुस्तक ए और बी की कीमत कितनी हो जाएगी? तो इसको बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो जो है देखिए, बी पुस्तक की कीमत अगर जो 1x हो तो ए की 2x, बी की 1x और सी की 6x है, क्योंकि सी की कीमत की 1/3 है ए की पुस्तक। तो 6x का मान जो है 84 हो जाएगा। 6x का मान 84 है, x का मान 14 हो जाएगा। तो ए की कीमत 28 रुपये, बी की कीमत 14, 28 और 14 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। देखिए, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आप देखिए, इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी। दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करिए। कौन सा उत्तर आपका सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग नहीं लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भाग नहीं लिए। इस सम्मेलन में आमंत्रित सदस्य देश 9 थे। और आप जान लीजिए कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 112वां है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? सुपर कंप्यूटर और जो देश हैं उनका सुमेलन करिएगा। तो देखिए, आप टॉप सुपर कंप्यूटर में फ्रंटियर अमेरिका का है, फ्रंटियर फिनलैंड का ये सही नहीं है क्योंकि फ्रंटियर अमेरिका का है। आप जान लीजिए फुकागू ये जापान का है। समिट तो आप जानिए लूमी फिनलैंड का है, लूमी अमेरिका का ये भी गलत है। इसके अलावा देखिए, लूमी ये फिनलैंड का है, लूमी फिनलैंड का है न कि अमेरिका का। समिट अमेरिका का है न कि जापान का। और लियोनार्डो ये इटली का है। तो केवल यही आपका सुमेलित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष या बेस ईयर का अर्थ क्या होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है उसको राष्ट्रीय लेखांकन में आधार वर्ष कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था किस वर्ष में? तो सही उत्तर है 1974 यानी 1974 में। और ये पुडुचेरी में आयोजित किया गया था, पुडुचेरी में स्थापित किया गया था भारत में पहला केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है भारत के सुपर कंप्यूटर और संबंधित संस्थान का? तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐरावत सीडैक पुणे में है, सही है। परम गंगा IISc बेंगलुरु में सही नहीं है। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में है। और परम अनंत IIT गांधीनगर। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए परम गंगा ये IIT रुड़की से संबंधित है, न कि IISc बेंगलुरु से। अगला प्रश्न है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं चल योजना के संदर्भ में। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं।
चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधित होती है। 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना। तो आप जान लीजिए इसमें से ये सभी कथन सही हैं चल योजना के बारे में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो कौन सा है। पहला है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जा रहा है, सही है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है, सही है। विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडीकूट है जिसका अनावरण तमिलनाडु सरकार ने किया है, ये गलत है। और पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है, सही है। तो सी आपका सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट बैंडीकूट है जिसका अनावरण जो है तमिलनाडु ने ही नहीं बल्कि केरल सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान के लिए कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है। सिर गणना, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय। तो सही उत्तर है सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग, यानी 1, 2, 3। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसमें सिर गणना विधि और कैलोरी ग्रहण विधि भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। ECGC, MMTC, STC या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विदेशी व्यापार का संवर्धन करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो ECGC यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा STC यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और MMTC यानी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये जो है विदेश व्यापार के संवर्धन करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। विश्व आर्थिक मंच, UN मानवाधिकार परिषद, UN वुमेन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो सही उत्तर विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 2023 में भारत जो है इसमें 123वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर कंपनी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर आपका नोएडा में हो जाएगा। ये यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में स्थित है और भारत सरकार द्वारा गठित ये संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर राजस्थान में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर राजस्थान में मात्र 52.1% है। 52.1%। अगला प्रश्न है, इतिहास से, प्राचीन भारत के इतिहास से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं आपको बताना है। तो ये दमदमा, ऑप्शन बी। दोस्तों
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहरराह, महदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा से लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 समाधान युगल समाधान हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का। सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए ब्रीही जो है इसका संबंध चावल से है। मुद्ग जो है मूंग से संबंधित है। यव जौ को कहा गया है और इच्छु गन्ना या शर्करा को कहा गया है। 2, 3, 4 और 1, तो सही उत्तर यहाँ पर 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करंट के लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी, बिल्कुल सही है। और विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी इस वर्ष स्पेन ने की, ये गलत है। तो 1 और 2 कथन आपके सही हैं, क्योंकि आप जान लीजिए कि इसकी मेज़बानी नीदरलैंड और आइवरी कोस्ट के द्वारा की गई। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान जो है दोस्तों इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम थी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की जो है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। देखिए यहाँ पर कथन है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, बिल्कुल सही है। कारण है कि चोल राजवंशों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के इतिहास से चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी ने? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी। दोस्तों शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया और उसने चांदी के सिक्के रुपया का प्रचलन किया, जिसका तौल 178 ग्रेन था। इसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी थी। अगला प्रश्न है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर शाहजहां के शासन के एक राज्य के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसकी पुस्तक पादशाह नामा है, उसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही उत्तर है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बांडीवास का युद्ध दोस्तों 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलिल हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन ए। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व दिया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। अगला प्रश्न है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति या भारतीय जागरण का जनक कहलाता है? तो आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं राजा राममोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत या प्रातः तारा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे।
यहाँ पर देखिए सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों की न तो अधिक प्रभावित किया न ही वे इसमें शामिल हुए, सही है। ये बंगाल तक ही सीमित रहा, ये सही नहीं है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हुआ था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। अगला प्रश्न है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो सही उत्तर है जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जी.बी. मावलंकर जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो बहू बेगम का मकबरा दोस्तों फैज़ाबाद में स्थित है। ये जो है मकबरा फैज़ाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, हाथरस और कानपुर परंपरा का संबंध रंगमंच से है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यूपी स्पेशल का अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रक और यसाई मात्रक, मात्रा और यसाई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, सही है। दबाव या दाब का मात्रक पास्कल है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो है इसका मात्रक बेकुरल होता है, न कि क्यूरी। बेकुरल होता है, उष्मा का जूल है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाले नाभिकों की संख्या से है। यसाई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल होती है। और दोस्तों सी सुमेलित नहीं है, शेष सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, इसलिए गेंद रुकने से पहले धीमी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको सही कथन, सही विकल्प या सही कोट का चयन करना है। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, बिल्कुल सही। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये आपका गलत है। 3, 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, श्वसन की दर घटा दी जाती है। आप जान लीजिए कि शीत प्रकोष्ठ या जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इससे श्वसन की दर कम हो जाती है।
अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेसान की खोज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेसान की खोज हिडेकी युकावा सही है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन और UF हेस सही है। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे सही है। और परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि GT सीबोर्ग, यहाँ पर देखिए GT सीबोर्ग का स्थान है या उनका नाम आता है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न थोड़ा सा नया प्रश्न है, आप देखिए, ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा, ब्लोफिश एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए ब्लोफिश एक सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसे 1993 में, याद रखिएगा, ब्रूस स्नीयर ने सृजित किया था। और इसमें जो है डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए एकल एन्क्रिप्शन कुंजी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो सही उत्तर है नाभिक की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए कि इसका कारण इसकी प्रकृति का द्विध्रुवीय होना है। दोस्तों आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं, वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए ये आयनिक लवणों का सुविलायक भी होता है। अगला प्रश्न है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि इसको जो है नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। ये एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल है। ये डायनामाइट का आवश्यक संघटक होता है। अगला प्रश्न है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो सही उत्तर है, देखिए, जंतु जीवाश्म, शैवाल, फफूंदी या इनमें से कोई नहीं। तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत इसमें से किसी का अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अस्थि और दंत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम या कैल्शियम और फास्फोरस। तो सही उत्तर अस्थि और दंत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और इनकी कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से अस्थि और दांतों की बीमारियां होती हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। B1 विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 1, तो यहाँ पर मिलान करिए। दोस्तों यहाँ पर सही मिलान आपका जो है हो जाएगा B 4, 3, 5, 1। अगला प्रश्न है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है क्या? पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर है जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन ए।
दोस्तों, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल यानी H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ लिंग संलग्न, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य सही नहीं है। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता, तो ये आनुवांशिक या जेनेटिक रोग है, ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्णांधता और हीमोफीलिया नामक रोग आनुवांशिक रोग हैं, जबकि दात्र कोशिका अरक्तता या एनीमिया भी एक वंशानुगत रोग होता है। अगला प्रश्न, और आरओ परीक्षा के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का, ये आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि सूची 1 के मिलान सूची 2 से करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बीरबल साहनी, तो ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं। केसी मेहता, ये पादप रोग विज्ञान से संबंधित हैं। पी माहेश्वरी, भ्रूण विज्ञान, और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति से संबंधित हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएस प्री 2024 के साथ उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, MP PCS आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना लाभदायक है और आपको कितना लाभकारी हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें और अपना स्वतः मूल्यांकन कर सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।